नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केरल की राजनीति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे भी चर्चा में रहना स्वाभाविक है, चूंकि आने वाले 3 महीने के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। लेकिन केरल चर्चा में इसलिए ज्यादा है मित्रों कि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि केरल में बीजेपी की सरकार भी बन सकती है। लेकिन जो डेमोग्राफी है वहां का, डेमोग्राफी के आधार पर माना जाता है कि केरल में बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है, क्योंकि वहां पर 46% आबादी केवल मुसलमान और ईसाइयों की है। तो जब 46% आबादी मुसलमान और ईसाइयों की है तो बीजेपी कैसे सरकार बना पाएगी? तो जो स्थानीय स्तर पर केरल के समाज को समझने वाले लोग हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस प्रकार से अपने प्रभाव का विस्तार करती जा रही है, उससे इस बात को बल मिलता हुआ दिखता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 4 चुनावों में 14 का लोकसभा चुनाव, 16 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 21 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, इन 5 चुनावों में क्रमशः जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, तो उस बढ़ते हुए ताकत का परिणाम 2026 के विधानसभा चुनाव में दिखने वाला है। ऐसा कई लोग केरल की राजनीति को नजदीक से समझने वाले, वहां के सामाजिक समीकरण को समझने वाले लोग लगातार ये बता रहे हैं और इस बात की का संकेत विगत पिछले महीने हुए जो स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम थे वो और जो अन्य समीकरण जो निकलते हुए दिख रहे हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि केवल 3 सामाजिक समूह इजावा, नायर और दलित, केरल के 14 से 15% नायर समाज, 23 से 24% इजावा और 8 से 9% दलित एक साथ आ गए, जिस बात का संकेत दिख रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केरल में वैसे ही बनेगी जैसे असम में बीजेपी की सरकार बनी है। असम में क्या है? असम में मुसलमानों की आबादी लगभग 35% है, 65% हिंदू है मात्र। ठीक है, 65% हिंदू हैं। तो हिंदुओं का लगभग 70% वोट असम में किसे मिलता है? बीजेपी को। किसको मिलता है? बीजेपी को। मतलब 65% हिंदुओं का 70% वोट मिलता है किसको? असम में बीजेपी को। और यही कारण है कि बीजेपी लगभग 44-45% वोट पाकर वहां पर सरकार बनाने में 10 वर्षों से कामयाब हो रही है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि वहां तो हिंदू केरल में 54% भी ही है और बीजेपी इतनी मजबूत तो है नहीं कि वहां पर इन 54% का भी 70% लोग वोट दे दे बीजेपी को। आपके मन में भी आएगा कि पूरे हिंदू अगर एकजुट हो जाएं और उनके 70% बीजेपी को मिल जाए तो क्या होगा? दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले समझिए कि स्थिति क्या है केरल की। मित्रों, केरल में स्थिति यह है कि नारायण गुरु का प्रदेश है केरल। धार्मिक सुधार के आंदोलन सबसे पहले केरल में शुरुआत हुई। उसी समुदाय से आते हैं पिनराई विजयन। उसी समुदाय पर सबसे ज्यादा प्रभाव है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में लगातार बनी है। जब भी बनी है तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इजावा। सबसे बड़ा फैक्टर किसका रहा है? इजावा का। इजावा जो 23-24% वोटर हैं केरल में, इनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है केरल की राजनीति पर। और ये इजावा अब बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। नायर का लगभग 70% वोट बीजेपी के साथ आ चुका है पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में। और इस बात का एहसास सभी को है। शशि थरूर को भी है। शशि थरूर भी नायर समाज से आते हैं और शशि थरूर चूंकि नायर समाज से आते हैं इसीलिए आप देख रहे हैं कि अपनी संसदीय सीट वो खो ना दे। पिछली बार हारते हारते बचे थे, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ जुबान नहीं खोल रहे हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी ने अपना मेयर बनाया हुआ है पहली बार 45 वर्षों के बाद। वामपंथ हारा, वहां जीती कौन? बीजेपी। तो ये ऐसे कई संकेत हैं जिससे
इजावा समुदाय, नायर समुदाय बीजेपी के साथ एकजुट है। दलित आशानाथ जीएस, अभी बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर, डिप्टी मेयर बनाया। आशानाथ जीएस महिला है, वकील है, दलित है। बीजेपी ने डिप्टी मेयर बनाया उनको। और वैसे भी माना जाता है कि केरल की राजनीति में दलित उधर जाता है जिधर इजावा जाते हैं। और इजावा की सोच क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं मित्रों। इजावा की नजरों में केरल के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बढ़ता हुआ प्रभाव है। इसीलिए इस चुनाव में इजावा कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है, इतना महत्वपूर्ण फैक्टर है कि केरल में सीपीएम के नेता भी मुस्लिम लीग की आलोचना कर रहे हैं, पीएफआई की आलोचना कर रहे हैं, एसडीपीआई की आलोचना कर रहे हैं, केवल इसलिए कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का भी एकमात्र जो बचा खुचा आधार है उसको अगर बचा कर रख पाएंगे तो वो बचने का केवल एक कारण होगा, हिंदू वोट में विभाजन। मुसलमान एकजुट है कांग्रेस के साथ, यूडीएफ के पक्ष में, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पक्ष में एकजुट है, कहीं कोई विभाजन नहीं है। तो आप कहेंगे कि इजावा, नायर और दलित क्या इनके साथ आने से वहां बीजेपी का जीत का आंकड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन दो बातें हैं। एक बात तो है कि केरल में जो सीरियन ईसाई हैं, इनकी लगातार परंपरागत रूप से दोस्ती रही है नायरों के साथ, क्योंकि सामाजिक चरित्र दोनों का एक जैसा है, सीरियन ईसाई और नायर समाज। जैसे इजावाओं के साथ दलितों की दोस्ती रही है, दलित मतदाता उधर ही जाते रहे जिधर इजावा जाते हैं, वैसे ही सीरियन ईसाई का एक बड़ा वर्ग ऐसा है मित्रों जो लगातार नायरों के साथ दोस्ती उनकी जो होती है ना, उसी दोस्ती। और आपको पता है कि नायर एक ऐसी जाति है केरल में, हिंदुओं में, जो प्रायः इजावा और दलित वाम मोर्चे के साथ, तो नायर कांग्रेस के साथ रहा करते थे। और अब जब नायर बीजेपी के साथ आ गए हैं तो बीजेपी के साथ सीरियन ईसाई नायर से पहले बीजेपी के साथ आने को तैयार बैठे हैं, स्थानीय कारण से। आपको मैंने कई बार बताया है कि केरल के लिए पीएफआई की बढ़ती ताकत, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बढ़ती ताकत, जमाते इस्लामी की बढ़ती ताकत। आपको एक उदाहरण के लिए बताएं, आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत से सबसे अधिक लोग कहां से गए थे? सबसे अधिक ही नहीं बल्कि 90% केरल से गए थे। लव जिहाद का मामला कहां से शुरुआत हुई थी? केरल से शुरुआत हुई थी। शुरुआत चर्चा किसने की थी? पहली बार चर्च ने, प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के चर्च ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द क्वाइन किया था और उसको रोकने के लिए आरएसएस से मदद मांगा था चर्च ने। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि केरल के ईसाई तैयार बैठे हैं, केरल के दलित इजावा के साथ जाने को तैयार हैं, और इजावा का एकमात्र मकसद है, नायरों का एकमात्र मकसद है किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग को सत्ता में आने से रोकना। मुस्लिम लीग का आना, कांग्रेस पार्टी का आना, जमाते इस्लामी के बढ़ते हुए ताकत का बढ़ना होगा, क्योंकि वहां यूडीएफ में संख्या भले ही कांग्रेस की बड़ी है, लेकिन ताकत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास ज्यादा है। और यही केरल में सबसे बड़ा एक मौका जो बीजेपी के लिए बनकर उभर रहा है, उसका सर्वाधिक सबसे बड़ा कारण यही है कि केरल का इजावा, केरल के नायर, केरल के दलित के साथ सीरियन ईसाई मतदाता भी बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है। और अगर इन मतदाताओं का 70% लगभग, छोड़ दीजिए 60% वोट भी
अगर ये जो कुल आबादी लगभग 65% बनती है मित्रों, तो 65% का 60% कितना हो जाता है? लगभग 39% वोट। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में लगभग 20% वोट मिला है बीजेपी को। अगर ये वोट बीजेपी का 37-38% भी अगर पहुंच गया, तो चूंकि त्रिकोणीय संघर्ष होगा, संघर्ष आमने सामने का नहीं रहा है, नंबर एक। नंबर दो, मैं बताऊं कि अब तक जितने भी ये 3 विधानसभा के चुनाव के आंकड़े में बता रहा हूं मित्रों, 2016 में यूडीएफ की सरकार बनी, माने 2016 विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की सरकार बनी थी, सॉरी एलडीएफ की। कितना वोट मिला था? लड़ाई आमने सामने की थी, याद रखिएगा, लड़ाई आमने सामने की थी। कितना वोट मिला? 43.5 आमने सामने। बीजेपी 5% वोट पर थी 2016 में। अब आइए 2021 में क्या हुआ? 2021 के विधानसभा चुनाव में एलडीएफ को मिला 45% और कांग्रेस को मिला 39%, तब जब बीजेपी को मिला था 12% वोट। ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी का आंकड़ा जब ही बढ़ेगा, और यह समीकरण बता रहे हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा अगर 35% बढ़ा, तो विधानसभा चुनाव में 10% वोट लगभग जाता है निर्दलीय उम्मीदवारों को। तो मामला 90% पर फाइनल होगा, 90% पर। और 90% पर जब मामला होगा, तो बीजेपी का 35 से 36% वोट लाना बीजेपी की सरकार केरल में बनवा सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, केवल चुनाव खानापूर्ति के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। केरल में बीजेपी लड़ रही है, चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको कि अमित शाह भी किस प्रकार से 37 से 38% वोट पाने की रणनीति बना चुके हैं केरल में, और यह रणनीति वास्तविकता की कसौटी पर खरा उतरता हुआ दिख रहा है। अंतिम परिणाम के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा मई का। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।